नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम एनडीएमए 2005 को कोविड काल पश्चात संशोधित करने की सलाह दी है। सरकार ने लोकसभा में सूचित किया है कि राजद्रोह कानून को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल में अंतराल को रेखांकित करती है। ब्रिक्स को अवसंरचना एवं व्यवसाय करने की सुगमता पर ध्यान देने की आवश्यकता है और बच्चों के सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग पर माता पिता और शिक्षकों के लिए परामर्श। अब खबरें विस्तार से। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम एनडीएमए 2005 को कोविड काल पश्चात संशोधित करने की सलाह दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि भविष्य में कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एनडीएमए 2005 में संशोधन किया जाना चाहिए। समिति ने ये विश्लेषण किया है कि भले ही एनडीएमए ने महामारी के दौरान समय पर प्रतिक्रिया करने में हमारी मदद की है, लेकिन ये भविष्य में संभावित वैश्विक या स्थानीय महामारी प्रकोपों से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सशक्त नहीं है। समिति द्वारा अन्य सिफारिशें और सुझाव इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी 2019 संशोधित की जानी चाहिए। एनडीएमपी सरकारी एजेंसियों को किसी भी अप्रत्याशित राष्ट्रीय आपदाओं जैसे रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु हमले सहित से निपटने में मदद करने के लिए दिशा निर्देश है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को एमडीएमए के प्रावधानों के तहत निर्मित किया गया है। भविष्य में महामारी के प्रकोप से उत्पन्न चुनौतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने के लिए पुराने महामारी अधिनियम 1897 की पुनः समीक्षा करना, अपडेट करना और संशोधित करना चाहिए। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना बनाने में मदद करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय करने हेतु सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। मानक संचालन प्रक्रियाओं, लॉकडाउन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन सहित कोविड-19 प्रकोप के दौरान सीखे गए अनुभवों को शामिल करना चाहिए। कोविड-19 के विश्वव्यापी प्रसार के बाद गृह मंत्रालय द्वारा इस महामारी को अधिसूचित त्रासदी घोषित किया गया था। साथ ही इसके नियंत्रण हेतु एनडीएमए को लागू किया गया था। एनडीएमए 2005 का दायरा। एनडीएमए का विधायी उद्देश्य है आपदा के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रावधान करना। अधिनियम के तहत स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के समन्वय के लिए नोडल केंद्रीय निकाय है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी स्थापित किए गए हैं। सरकार ने लोकसभा में सूचित किया कि राजद्रोह कानून को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने ये सूचित किया है कि राजद्रोह से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 ए को समाप्त करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि धारा 124 ए के प्रावधानों के दायरे और मापदंडों की व्याख्या करने की आवश्यकता है। समाचार, सूचना एवं अधिकारों को संप्रेषित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अधिकारों के संदर्भ में व्याख्या करने की विशेष रूप से आवश्यकता है। अब बात करते हैं भारत में राजद्रोह कानून की। धारा 124 ए राजद्रोह को एक अपराध के रूप में उस स्थिति में परिभाषित करती है जब कोई व्यक्ति भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति शब्दों, संकेत, दृश्यात्मक प्रदर्शन या अन्य माध्यमों से घृणा या अवमानना, अप्रीति या असंतोष उत्पन्न करता है। ध्यातव्य है कि यह गैर जमानती अपराध है। भारत में राजद्रोह कानून के विरुद्ध तर्क इस प्रकार हैं। ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी इस कानून को समाप्त कर दिया है। अप्रीति जैसे वाक्यांश अस्पष्ट हैं और उनकी व्याख्या भिन्न भिन्न तरीके से की जा सकती है। केदारनाथ वाद 1962 के निर्णय के अनुसार राजद्रोह कानून को दुर्लभ स्थितियों में ही लागू करना चाहिए। हालांकि कानून के दुरुपयोग, कुप्रयोग और दुष्प्रयोग की घटनाएं प्राय होती रहती हैं।
हैं। आइए अब जानते हैं राजद्रोह कानून के महत्व के बारे में। राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का सामना करने में उपयोगिता। ये हिंसा और अवैध तरीकों से निर्वाचित सरकार को हटाने के प्रयासों से उसकी रक्षा करता है। इस कानून का नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के साथ तालमेल नहीं है। ये सभी व्यक्तियों के अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। भारत इस वाचा का एक हस्ताक्षर करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया। ये दर्जा प्रदान करने से ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र के मध्य एक सुस्पष्ट परिभाषित सहयोग स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे वैश्विक ऊर्जा की समृद्धि एवं विकास को लाभ प्राप्त होगा। ये ISA को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में स्थित है में स्थायी कार्यालय स्थापित करने का विकल्प भी प्रदान करेगा। आइए संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक के दर्जे के बारे में जानते हैं। पहली बार स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा वर्ष 1946 में स्विस सरकार को प्रदान किया गया था। इसके पश्चात UNGA द्वारा कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। अन्य पर्यवेक्षकों में शामिल हैं गैर सदस्य राज्य जैसे होली सी, अंतर सरकारी और अन्य संगठन तथा विशिष्ट एजेंसियां जैसे कृषि एवं खाद्य संगठन इत्यादि। ISA एक अंतर सरकारी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका सचिवालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसे भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में लॉन्च किया गया था। ये सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बढ़ते परिनियोजन के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना है। इसमें कुल 101 हस्ताक्षरकर्ता हैं। इसमें से 80 हस्ताक्षरकर्ताओं ने ISA फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की है। भारत के लिए ISA की प्रासंगिकता। नेट जीरो लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना अर्थात सौर ऊर्जा के उपयोग के संबंध में समझ और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सोलर कंपास और परस्पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की एक वैश्विक प्रणाली बनाने के लिए एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। ये समानता के भारतीय लोकाचार पर आधारित हरित ऊर्जा कूटनीति के एक नए युग की शुरुआत करता है। उदाहरण के लिए अल्प विकासशील देशों और लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों हेतु COP26 पर ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल्स एंड प्लेनेट का शुभारंभ। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल में अंतराल को रेखांकित करती है। रिपोर्ट में रेखांकित द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं में अंतराल। तृतीयक देखभाल के अंतर्गत सुविधा आधारित देखभाल में रोगी संख्या के अनुपात में सामान्य डॉक्टरों, विशेषज्ञों और आपातकालीन विभागों में समर्पित नर्सिंग स्टाफ जैसे प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी विद्यमान है। सभी अस्पतालों में क्रिटिकल केयर सेवाएं अलग अलग हैं, किंतु सामान्यतः छोटे जिला अस्पतालों में इनका अभाव था। भारत भर के जिला अस्पतालों में केवल 3% से 5% बिस्तर ही आपातकालीन देखभाल के लिए आरक्षित हैं। द्वितीयक स्तर के सरकारी अस्पतालों ने मामलों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, मॉक ड्रिल, नियमित ऑडिट आदि के मामले में तृतीयक स्तर के अस्पतालों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं। एक मजबूत एकीकृत आपातकालीन देखभाल सेवा प्रणाली विकसित करना, मौजूदा अस्पताल पूर्व सेवाओं जैसे एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करना, आपदाओं के दौरान चिकित्सा देखभाल का कुशल संचालन सुनिश्चित करना, ब्लड बैंक से संबंधित सेवाओं का विस्तार करना, आपातकालीन देखभाल सेवाओं के लिए निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करने हेतु तंत्र विकसित करना और आपातकालीन सेवाओं के निरंतर उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय व राज्य स्तरीय समर्पित कुशल वित्त पोषण तंत्र बनाना आदि। भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के 3 स्तर हैं: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की। ये स्वास्थ्य प्रणाली के साथ व्यक्तियों और परिवारों के बीच संपर्क का प्रथम स्तर है। इसके अंतर्गत सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उप केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी क्षेत्रों में हेल्थ पोस्ट और परिवार कल्याण केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल
पीएचसी से रोगियों को उपचार के लिए बेहतर अस्पतालों के विशेषज्ञों के पास रेफर कर दिया जाता है। इसमें प्रखंड स्तर पर जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। अब बात करते हैं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल की। विशेष परामर्शी देखभाल सामान्यतः प्राथमिक और द्वितीयक चिकित्सा देखभाल में रेफरल पर प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं चिकित्सा महाविद्यालयों और उन्नत चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती हैं। ब्रिक्स को अवसंरचना एवं व्यवसाय करने की सुगमता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्रिक्स इकोनॉमिक्स बुलेटिन 2021 के अनुसार ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं को महामारी के बाद के उज्जवल भविष्य की योजना बनाकर उस दिशा में कार्य करके उन अवसरों का लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए जो संकट के बीच उभर सकते हैं। आइए जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ऐसे देश जो विश्व की जनसंख्या का 41% हैं, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 24% हैं और ऐसे देश जिनकी विश्व व्यापार में 16% से अधिक हिस्सेदारी है, ब्रिक्स देशों में शामिल हैं। ब्रिक्स देशों ने 3 स्तंभों राजनीति और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय, सांस्कृतिक और लोगों के मध्य विनिमय के तहत अहम मुद्दों पर चर्चा की है। ब्रिक्स के 2 महत्वपूर्ण संस्थान न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों में बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है। आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था उनके भुगतान संतुलन में संकट से प्रभावित देशों के लिए एक वित्तीय स्थिरता तंत्र है। अध्ययन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। ब्रिक्स देशों के बीच विकास की गति में अंतर रहा है। महामारी के संक्रमणों को नियंत्रित करने की क्षमता के कारण चीन ने शीघ्र रिकवरी की है, जबकि भारत और ब्राजील आर्थिक विकास की गति पकड़ रहे हैं। रूस और दक्षिण अफ्रीका अब भी आर्थिक गतिविधियों की अपने महामारी पूर्व स्तर को प्राप्त नहीं कर सके हैं। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं ने विशेष रूप से वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में महामारी के दौरान अपने विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूत स्थिति प्रदर्शित की थी। ब्रिक्स देशों के भुगतान संतुलन की स्थिति, मुद्राओं की मजबूती, बाह्य ऋण प्रतिबद्धताओं के रुझान और भंडार की स्थिति के आधार पर लचीली प्रतीत होती है। अध्ययन ने कोविड-19 से उत्पन्न अनिश्चितता, वैश्विक वित्तीय स्थितियों के प्रभावित होने और संकट से उत्पन्न होने वाले सतत आर्थिक एवं संरचनात्मक परिवर्तनों को ब्रिक्स देशों में चिंता के कारकों के रूप में रेखांकित किया है। ब्रिक्स के लिए आर्थिक सुधार का मार्ग, उत्पादन के विभिन्न कारकों की उत्पादकता में सुधार की दृष्टि से संरचनात्मक सुधार लागू करना, बुनियादी ढांचे के विकास, व्यवसाय करने में सुगमता, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान देना, टीकाकरण की गति और प्रभावकारिता में वृद्धि करना। बच्चों के सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग पर माता-पिता और शिक्षकों के लिए परामर्श। ये परामर्श व्यापक प्रसार के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। ये परामर्श माता-पिता और शिक्षकों को ऑनलाइन गेमिंग के कारण बच्चों में होने वाली मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के बारे में शिक्षित करते हैं। आइए जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। ऑनलाइन गेम उन खेलों को संदर्भित करते हैं जो किसी न किसी प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क पर खेले जाते हैं। अधिकांशतः ये खेल इंटरनेट पर खेले जाते हैं। वे साधारण टेक्स्ट आधारित गेम से लेकर जटिल ग्राफिक्स और आभासी परिवेश को शामिल करते हैं, जिनमें एक साथ कई गेमर्स खेल सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित परामर्श है: क्या करें, क्या न करें और सावधान रहें। सबसे पहले क्या करें? बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता की सुरक्षा के लिए उनकी मदद करना। क्या न करें? वेबसाइटों में लिंक, इमेज और पॉपअप क्लिक करने से सावधान रहने के लिए कहना। सावधान रहें। असामान्य रूप से कुछ छिपाने वाले व्यवहार के प्रति बच्चों को अवगत कराना। ऑनलाइन गेमर्स की संख्या वर्ष 2019 के लगभग 300 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 433 मिलियन हो गई है। वर्ष 2019 के एक सर्वेक्षण के अनुसार ऑनलाइन गेम खेलने वाले गेमर्स की दूसरी सर्वाधिक संख्या भारत में थी। आइए अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े मुद्दे और चुनौतियों के बारे में। गेमिंग डिसऑर्डर शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षति पहुंचाते हैं। ये नींद, भूख, करियर और सामाजिक जीवन को नुकसान पहुंचाने का भी कारण बनते हैं। अध्ययनों ने ऑनलाइन गेमिंग को गेमिंग से जुए की ओर गमन के मार्ग के रूप में चित्रित किया है।
इससे आर्थिक विकृति उत्पन्न हो सकती है। गेमिंग की लत गेमिंग डिसऑर्डर की ओर ले जाती है, जो एक गेमर को गेम में बेहतर करने के लिए सभी हदें या सीमाएं पार करने के लिए प्रेरित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2018 में गेमिंग डिसऑर्डर को मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया था। स्मार्टफोन तक बेहतर पहुंच और डेटा की कम कीमतों से ऑनलाइन गेमिंग में वृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन के इस प्रथम सम्मेलन में भारत ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, शासन में पारदर्शिता आदि के लिए लोकतंत्रों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका की लोकतांत्रिक सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों को एक साथ लाने के लिए 2 चरणों की एक पहल है। इसका उद्देश्य स्थानीय से वैश्विक स्तर तक लोकतंत्र को अपने 3 स्तंभों के माध्यम से बढ़ावा देना है। लोकतंत्र को मजबूत करना और अधिनायकवाद का विरोध करना, भ्रष्टाचार से निपटना तथा मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने शिखर सम्मेलन में प्रेसिडेंट इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेसी रिन्यूअल की भी शुरुआत की। पाकिस्तान ने इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया, जबकि चीन को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। विधिक इकाई पहचानकर्ता LEI। हाल ही में RBI ने 50 करोड़ या उससे अधिक के पूंजी या चालू खाते के सीमा पार लेन देन के लिए विधिक इकाई पहचानकर्ता LEI को अनिवार्य कर दिया है। LEI एक 20 वर्ण का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO के ISO 17442 मानक पर आधारित है। इसका उपयोग विश्व भर में वित्तीय लेन देन के लिए पक्षकारों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। ये बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा रिपोर्टिंग प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार करता है। इसे ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन GLEIF द्वारा जारी किया जाता है। GLEIF द्वारा ही इसके उपयोग को विनियमित किया जाता है। GLEIF को वर्ष 2014 में वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया था। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना। पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड ने आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की शुरुआत की है। NEDFI पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। इस योजना का उद्देश्य आय सृजन गतिविधियों के लिए सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के छोटे शिल्पकारों के विकास में सहायता करना है। इसके अंतर्गत प्रति कारीगर 1 लाख रुपए की ऋण सहायता का प्रावधान है। इसके अंतर्गत दिए जाने वाला ऋण संपार्श्विक मुक्त होता है। इसमें 6% प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर है। इस ऋण का भुगतान 24 महीनों में किया जा सकता है। वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक ऑनलाइन संसाधन केंद्र शुरू किया है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित मुद्दों जैसे साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, वित्तीय धोखाधड़ी आदि संकटपूर्ण परिस्थितियों में महिलाओं की मदद करना है। इससे साइबर स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ये कार्यक्रम NCW, फेसबुक और साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत यदि कोई महिला किसी साइबर अपराध का सामना करती है तो ये संसाधन केंद्र महिला को समस्या का समाधान करने के सभी तरीकों की जानकारी भी प्रदान करेगा। ऑपरेशन देवी शक्ति। तालिबान के अधिग्रहण के बाद से अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति नामक बचाव अभियान चलाया जा रहा है। वैश्विक मीथेन पहल GMI। भारत ने हाल ही में वैश्विक मीथेन पहल GMI संचालन नेतृत्व बैठक की सह अध्यक्षता की है। GMI एक स्वैच्छिक सरकार और एक अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। यह विकसित और संक्रमणकारी अर्थव्यवस्थाओं वाले विकासशील देशों के बीच साझेदारी के माध्यम से मानव जनित मीथेन उत्सर्जन में वैश्विक गिरावट लाने के लिए स्थापित की गई है। इसे वर्ष 2004 में गठित किया गया था और 45 देश इसके सदस्य हैं। हाल ही में UNFCCC COP26 में भी वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता लॉन्च की गई। इसका
लक्ष्य वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2020 के स्तर से 30% तक कम करना है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 से 28 गुना अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वातावरण में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। हाल ही में एक अध्ययन में असम के चाय बागानों में मिर्गी रोग से पीड़ित श्रमिकों में न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस के उच्च प्रसार को देखा गया है। आइए जानते हैं न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस यानी एनसीसी के बारे में। ये एक निवार्य परजीवी रोग है। ये सुअर के मांस के टैपवर्म के लार्वा सिस्ट के कारण होता है। इसके परिणाम स्वरूप वयस्क में मिर्गी की शुरुआत हो सकती है। ये रोग मानव द्वारा टैपवर्म से संक्रमित सुअर के मांस का सेवन करने या अप्रत्यक्ष रूप से उसके संपर्क में आने पर होता है। कभी कभी ये सिस्ट लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं। इससे मिर्गी के दौरे, सिर दर्द, संतुलन में कठिनाई और मस्तिष्क के चारों ओर अतिरिक्त तरल पदार्थ का जमा होना आदि स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार। प्रोफेसर नीना गुप्ता को एफाइन बीज गणितीय ज्यामिति और क्रम विनिमय बीज गणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 के रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के साथ संयुक्त रूप से अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स द्वारा प्रदान किया जाता है। रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष एक प्रख्यात गणितज्ञ को दिया जाता है। इनकी आयु पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष के 31 दिसंबर को 45 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा उनके द्वारा विकासशील देशों में उत्कृष्ट शोध कार्य किया होना चाहिए। अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों की। निकारागुआ। हाल ही में निकारागुआ ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है। साथ ही आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ केवल एक चीन को अपनी एकमात्र वैध सरकार के रूप में मान्यता दी है। इसकी राजनीतिक विशेषताएं इस प्रकार है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। ये सबसे बड़ा मध्य अमेरिकी देश है और इसके पड़ोसी देश होंडुरास और कोस्टा रिका है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं में पूर्व में कैरेबियन सागर और दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित हैं। अगर झील की बात करें तो निकारागुआ झील मध्य अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इससे पहले इसने प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाले निकारागुआ इंटर ओशनिक ग्रैंड कैनाल का निर्माण करके पनामा नहर को प्रतिस्पर्धा देने की योजना बनाई थी। स्लोवेनिया। हाल ही में भारत और स्लोवेनिया ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय विकास पर 8वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है। स्लोवेनिया की राजधानी लुब्लियाना है। ये मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसके पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और क्रोएशिया हैं। बात करें इसकी भौगोलिक विशेषताओं की तो ये यूरोपीय संघ और तत्कालीन यूगोस्लाविया का भाग है। आसपास के जल निकाय में एड्रियाटिक सागर स्थित है और पर्वत एल्प्स पर्वत है। नदियों की बात करें तो द्रावा और सावा इसकी प्रमुख नदियां हैं। इसमें ब्लेड्स जैसी हिमनद झीलें हैं और कई गुफाओं तथा भूमिगत नदियों में कार्स्ट क्षेत्र हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।